हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। ठीक है। तो आज से पीछे तक हम वीडियोस कवर कर रहे थे जिनमें हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन जैसे 1 से लेके 10 तक हमने कवर कर लिए थे। तो आज हमारा है डे नंबर 6। तो आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12, 13। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 11 से। तो हमारे पास क्या गिवन है उसको देखते हैं थोड़ा सा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके, तो हमें यहाँ पे ना मतलब देखो बाइवेरिएट दे रखा है। बाइवेरिएट फंक्शन हमारे पास कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, उनके अंदर एक फंक्शन दे रखा है सच दैट द फंक्शन इज y क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर व्हेन x एंड y आर नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0 व्हेन x एंड y आर 0। ओके, तो हमें एक फंक्शन दे दिया। ओके, ठीक है। उसके बाद इसने बोला कि हमारे पास fx एंड fy है। ठीक है, ये दोनों पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं। यहाँ पे गिवन है कि एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में। ओके, उसके बाद इसने बोला ठीक है ठीक है, हमें बताना है कि नीचे जो चार स्टेटमेंट्स दे रखी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अब देखो इसको देखते ही तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे तो समझ आया नहीं। ठीक है, इसको देख के क्या करूं, तो इसको सोल्व करेंगे हम प्रॉपर आराम से बैठ के, एक एक स्टेप करेंगे। तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन थोड़ा इजी भी है, मतलब इतना भी टफ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो सबको पता होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। अगर किसी ने बोला, ठीक है, किसी ने बोला एफ एक्स एक्स कोमा वाई अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है, सो दिस इज बेसिकली द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव जब भी हम करते थे, देखो ये चीज भी 12th में पढ़ के आ रखे हैं हम। ठीक है, ये चीज हम 12th में पढ़ के आ रखे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें जो थोड़ी सी नई चीज होगी उसको हम आगे देखेंगे, शायद थर्ड और फोर्थ पॉइंट में। उससे पहले जितने भी स्टार्टिंग के 2 पॉइंट वो पहले आते होंगे तुम्हें। तो पार्शियल डेरिवेटिव हम जब 12th में करते थे तो वहां पे भी करते थे, लाइक एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में होता था तो डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स करते थे। तो उस केस में हम क्या कर रहे होते थे, हम कर रहे होते थे कि जेड के अंदर जो हमारे दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, उनमें से हम वाई को कांस्टेंट ले लेते थे और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। ठीक है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में आ जाते थे। सेम बात यहाँ पे होगी। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूँ, ओके, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो अगर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ तो हम एक्स फंक्शन में रखेंगे और वाई को कांस्टेंट रखेंगे। तो अगर मैं लिखना चाहूँ पॉइंट ए को हम सोल्व करते हैं, यहाँ पे पॉइंट ए को सोल्व कर रहा हूँ मैं। सो हमारे पास जो एफ एक्स एक्स वाई आएगा, दिस विल बी इक्वल टू एक्स के पहले क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का एज इट इज एज रखेंगे वाई स्क्वायर, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे वो 0 हो जाएगा क्योंकि वाई कांस्टेंट है हमारे पास, माइनस ऊपर वाले को रखेंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे 2x। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्व होके आ गया माइनस 2x वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर 2। ठीक है, ये आ गया। तो पार्शियल डेरिवेटिव कुछ हमारे पास ऐसा है और ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैंने बोला कि एग्जिस्ट कर रहा है तो कैसे कर रहा है, तो देखो इसने बोला फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब ये फंक्शन हमें कौन सा लिया, जब एक्स और वाई 0 के इक्वल नहीं था। तो ये केस तो अलग हो गया कि 0 0 तो हो ही नहीं सकता। अब तुम कोई भी रियल वैल्यू लोगे इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद मैं करता हूँ, अगर 0 0 पे देखना चाहूँ, तो अगर मैं पर्टिकुलरली 0 0 के ऊपर देखूंगा क्योंकि एवरी एक्स बोला है इसने, तो 0 0 पे भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वहां पे तो 0 है ही, तो वो तो 0 का 0 हो जाएगा। बाकी अगर इसी फंक्शन को 0 पे डिफरेंशिएट करने की आई गेस नीड नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे हो गया है, इसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि हमारे पास एग्जिस्ट तो कर गया, अब बात आती है बाउंडेडनेस की। तो थिंग इज, अब भैया मैं कैसे बता दूं कि मेरे पास ये फंक्शन बाउंडेड होगा या नहीं होगा। तो अगर किसी ने, मतलब सबने पढ़ ही रखा होगा किसी ने, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब इस वाले टॉपिक को कवर किया होगा 2 वेरिएट में, तो वहां पे देखा होगा हम कोई भी फंक्शन था उसकी बाउंडेडनेस वगैरह जो भी हम कंटिन्यूटी वगैरह देखते थे, वो किसी लाइन के रेस्पेक्ट में देख लेते थे, एम एक्स प्लस सी या फिर वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस सी एंड समथिंग, कुछ कुछ ऐसे इनके रेस्पेक्ट हम कंटिन्यूटी वगैरह ये सब देख रहे होते थे। अब बाउंडेडनेस की अगर बात करूं तो एक तरीका हमारे पास ये वाला होता था, एक हम दूसरा तरीका लेते थे पोलर फॉर्म में। ठीक है, पोलर फॉर्म में क्या करते थे हम, एक्स को मान लेते थे आर कोस थीटा और वाई को हम ले लेते थे आर साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने बोला कि हम पोलर फॉर्म का यूज करेंगे। तो पोलर फॉर्म का जैसे मैं यूज करना चाहूंगा, तो अगर मैं इस फंक्शन के अंदर पोलर फॉर्म को पुट करूंगा, तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 3 है। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी होगी, 4। ठीक है, जैसे डिनोमिनेटर में अगर मैं देखना चाहूँ तो 2 2 4। तो यहाँ से क्या पता चला, ऊपर जो हमारे पास जैसे इन वैल्यूज को पुट करेंगे, करके देख लेते हैं।
ठीक है, मतलब करके मैं देखना अच्छा आ नहीं रहा यार, देखो मैं नहीं कर रहा। नीचे वाला क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर मैं r को कॉमन निकाल लेता हूँ तो वो बन जाएगा r की पावर 4 और अंदर बचेगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, तो दैट इज 1। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा हो गया, ऊपर भी x है और y का क्यूब है, तो r और r क्यूब, तो r की पावर 4, यहाँ पे cos थीटा sin थीटा कुछ टर्म्स होंगी। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, और यहाँ पे एक पहले से टर्म थी -2 वाली, वो भी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास कट गया। अब r था हमारे पास जो फाइनाइट, मतलब फाइनाइट नहीं था, इनफाइनाइट की साइड जा सकता था। r की वैल्यू छोटी भी हो सकती थी, बड़ी भी हो सकती थी, लेकिन अभी हमारे पास जो फंक्शन यहाँ पे बन के आ गया, दैट इज बेसिकली फंक्शन इन थीटा। ठीक है, और इन पर्टिकुलर में लिखना चाहूँ तो साइन थीटा डॉट कोस थीटा, कुछ ऐसा फंक्शन बन रहा होगा। पास में लिखी नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, जो यहाँ पे 3 है तो 3 वगैरह आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा बना। अब मेरे को पता है कि मेरे पास जो साइन फंक्शन होता है और कोस फंक्शन होता है, दीज आर बाउंडेड फंक्शंस। सबको पता है भाई, साइन और कोस -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये दोनों बाउंडेड हो गए और -2 पहले से एक बाउंडेड टर्म होगी। तो जब मैं इस फंक्शन को देख रहा हूँ, जब मैंने पोलर फॉर्म यहाँ पे अप्लाई किया, तो मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा का फंक्शन बना था, जो ऑलरेडी बाउंडेड थे। ठीक है, तो -2 एक कांस्टेंट है, सो दिस फंक्शन विल बी बाउंडेड। सबसे पहला पॉइंट हमारा हो गया कि हमें पता चल गया कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सॉरी ये डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और ये बाउंडेड भी है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, दैट इज बी पार्ट। सो बी पार्ट में हमें क्या बोला गया है, y के रेस्पेक्ट में करने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर मैं y के रेस्पेक्ट में करना चाहूंगा तो दिस कैन बी रिटन एज x, y। ओके, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर 2। ओके, उसके बाद हमें क्या करना होता है, नीचे वाले को रख के ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, सो दैट विल बी दिस। ओके, माइनस, और अगली टर्म आ जाएगी y क्यूब और इसका डिफरेंशिएशन, दैट इज 2y। ठीक है, इसको मैं अगर सोल्व करना चाहूंगा तो x स्क्वायर x की पावर 4। ठीक है, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा सो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी लाइक 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर 2। ठीक है, ये सोल्व होके कुछ ऐसा आ गया। तो इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एग्जिस्ट कर गया। उसके बाद सेकंड बात क्या आई थी, बाउंडेडनेस की। तो यहाँ पे भी पता चल रहा है पावर 2 आर आर वाली टर्म, यहाँ पे भी आर की पावर 4 होगा, यहाँ पे भी आर की पावर 4, नीचे भी आर की पावर 4, तो वो सब कैंसिल हो जाएगा। ये फंक्शन फिर से कोस थीटा साइन थीटा के अंदर बचेगा। ठीक है, ये यहाँ पे बाउंडेड होता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए और बी हो गया वो तो सही हो गया। हमें बताना था कि इनमें से गलत कौन सा है, तो ए और बी तो नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन के ऊपर। तो जैसे मैं सी ऑप्शन के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पे इसने बोला कि 0 के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है और हमें देखना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें 0 के ऊपर चेक करना होगा कि क्या है 0 के ऊपर एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर मैं 0 के ऊपर एग्जिस्ट करने के लिए मतलब चेक करता हूँ कि 0 के ऊपर एग्जिस्ट किया या नहीं किया, सो दिस इक्वल टू एफ ऑफ 0 के माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय के। ये हमारे पास तरीका होता था लिमिटिंग वैल्यू के टेंडिंग टू 0। ओके, जब मैं इन वैल्यूज को पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फंक्शन क्या था हमारे पास, एक बार फंक्शन देख लूं मैं, वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन है। इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करते हैं, 0 के ऊपर तो 0 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, के क्यूब डिवाइडेड बाय के स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। ओके, लिमिट k टेंडिंग टू 0। इसको मैं आगे सोल्व करूंगा, सो दिस विल बी k क्यूब डिवाइडेड बाय k क्यूब और लिमिट k टेंडिंग टू 0। ठीक है, ये सब कट गया, सो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी 1। ठीक है, फाइनाइट आ गई, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, 0 के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात करते हैं क्या ये कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसको पोलर फॉर्म में अगर मैं लेके जाता हूँ, तो पोलर फॉर्म में अगर मैं इसको लेके आया था जब यहाँ पे किया था बाउंडेड वाले सीन में, तो यहाँ पे मैंने देखा कि फंक्शन बन के आ रहा था किसका, कोस थीटा साइन थीटा का। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात की थी, जब हम कंटिन्यूटी की बात करते थे तो हम कुछ लाइंस लेते थे। ठीक है, कि कोई एक पाथ लेते थे, उसके अकॉर्डिंग देखते थे कि इस पाथ के अलोंग जाएंगे तो क्या कंटिन्यूस है या नहीं है। तो ये वाला जो पाथ था हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, कुछ भी हो सकता था, कोई भी पाथ हो सकता था। तो जैसे मैं इस फंक्शन के ऊपर आ रहा हूँ, तो मैंने देखा कि जैसे मैंने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, दिस इज कमिंग आउट टू बी अ फंक्शन ऑफ थीटा। अब थीटा मेरे पास एक वेरिएट है, वो कैसे भी वेरिएट कर सकता है। हो सकता है मेरी लाइन कुछ ऐसे आ रखी थी, कुछ ऐसे आ सकती, कुछ ऐसे, तो वो चीजें फ्लक्चुएट कर रही है, कोई फाइनाइट डिजिट नहीं दे पा रहा मेरे को, दिस इज नॉट फाइनाइट।
ठीक है। तो अगर ये फाइनाइट नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता कि भैया एग्जिस्ट करेगा। किसी एक पर्टिकुलर लाइन का लॉन्ग गया तो उसके लॉन्ग मेरे को नहीं बता पाएगा। सो दिस इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। इन दैट केस वी कैन से दैट दिस लिमिट, और ये इसको मैं लिमिट बोलूंगा ना, दिस लिमिट इज नॉट यूनिक। अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग लिमिट देगा। सो हम बोल पाएंगे कि हमारे पास जो फंक्शन हो गया दिस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0,0। ठीक है, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करेगा। एक बार तो लिमिट हमारे पास 1 आ गई जो हमने यहाँ पे देखी 0,0 के ऊपर, लेकिन इस फंक्शन को थोड़ा आगे पीछे देखेंगे तो यहाँ पे थीटा का फंक्शन बन रहा है। अब वो हमारे पास फ्लक्चुएट करेगा, तो हम बोल पाएंगे कि हमारे पास ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा 0,0 पे। तो हमारे इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें दो चीजें जो हमें पता होनी चाहिए वो थी कि पोलर फॉर्म में हम किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद पोलर फॉर्म हमें क्या क्या इनपुट्स दे सकता है, इनसाइट्स दे सकता है, वो पता होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो जैसे मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ, कहाँ है मेरा अगला क्वेश्चन, काफी नीचे, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है मेरे पास कि लिमिट, ओके दिस इज सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट आईआईडी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके ओके ओके। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं सीधा सा पता चल रहा है कि भैया इसमें विक्लोफ लार्ज नंबर लगेगा या फिर सीएलटी लगेगा, तो उनमें से लगेगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास बन क्या रखा है, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी दैट समेशन I running from 1 to n xi raised to the power 4 less than equal to root 6 root 32n और प्लस 3n। ठीक है, कुछ मेरे पास ऐसा है। तो देखो इसने सबसे पहले बोला कि हमारे पास जो x थे वो सब नॉर्मल को फॉलो कर रहे थे, नॉर्मल 0,1। अब एकदम जनरल टेंडेंसी देखो, मतलब बुक में कहीं पे कुछ भी सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन एज ए स्टूडेंट मैं मतलब जितने मैं पढ़ाता हूँ या फिर जो कुछ भी एड ऑन करता रहता हूँ वो एज ए स्टूडेंट देखता हूँ। तो अगर हम नॉर्मल जहाँ पे भी देख रहे होते हैं, नॉर्मल 0,1 अगर हमें दिखता है और समथिंग लाइक दिस कि मेरे पास जैसे यहाँ पे है कि एक्स स्क्वायर लिख दिया किसी ने, सच दैट एक्स फॉलो नॉर्मल 0,1, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख दिया या फिर x4 लिख दिया। जब भी मतलब पावर बढ़ रही होती है x की नॉर्मल कोमा 0,1 से, तो हमारी जनरल टेंडेंसी होती है कि हम उसमें काई स्क्वायर वाली इनपुट लेके आए। ठीक है, सबसे पहली बात। अब अगर तुम एग्जाम में बैठे हो तो हम जनरली एक चीज को ही सोच पाते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम मतलब देखो अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कि तुम बहुत कुछ एक साथ सोच लोगे, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम जैसे ही x देखेंगे नॉर्मल 0,1 तो माइंड में सबसे पहले स्ट्राइक करेगा, अगर स्क्वायर वाली टर्म है तो काई स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो उसी वे में हम इसको सोल्व करने का ट्राई करते हैं कि अगर मैंने मान लिया कि काई स्क्वायर लगेगा, तो ये फैक्टर भूल जाना कि एग्जाम में तुम सोचोगे एक बार मैंने काई स्क्वायर सोच लिया, 2 मिनट बाद में सोच रहा हूँ कि नहीं इसमें और भी कुछ लग सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो काई स्क्वायर के ऊपर ही अगर मैं बात करूं तो मेरे को पता है कि x मेरे पास नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे गिवन है। ओके, तो मेरे को पता है कि अगर मैं x स्क्वायर करूंगा दिस विल बी फॉलोइंग काई स्क्वायर विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, दिस इज नॉन फैक्ट। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे जो गिवन है दैट इज, अगर मैं i को हटा देता हूँ सिर्फ x के ऊपर सोल्व करता हूँ, तो इसने बोला x की पावर 4 है मेरे पास, इसके बारे में बताना है, इसका मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरे को पता है कि जो x स्क्वायर है वो फॉलो कर रहा है मेरा काई स्क्वायर 1 को, तो मैं इस x स्क्वायर को नाम दे देता हूँ y। ठीक है, मतलब मैं नाम देने में बहुत मतलब आई फील गुड, मेरे को अच्छा लगता है। तो मैंने इसको नाम दे दिया कि मैंने वेरिएबल बोल दिया y, दिस वेरिएबल y इक्वल टू x स्क्वायर विच फॉलोइंग काई स्क्वायर विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अगर मैं इसको इसके अंदर लेके आता हूँ तो ये क्या बन गया, y स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो xi की पावर 4 था इसको y स्क्वायर में लेके लिख दिया मैंने कि y स्क्वायर हो गया मेरे पास। अब मेरे को नहीं पता इसके बारे में कुछ भी, लेकिन मेरे को पता है कि जो मेरे पास y है दिस फॉलोइंग काई स्क्वायर विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अभी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो इसका मीन हो गया म्यू इक्वल टू 1 और वेरिएंस जो हो गया दैट इक्वल टू 2। ये चीज मेरे को पता है इसके बारे में। अब देखो मेरे को क्या करना है, इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है इस पूरी टर्म की और इसका वेरिएंस निकालना है। तो इसकी एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस टर्म और n, ठीक है, n फैक्टर है तो n बाहर रहेगा वो, तो सिर्फ मैं इंटरनल सोल्व कर रहा हूँ, n वाली डिजिट को बाद में देखेंगे। तो इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसकी एक्सपेक्टेशन लिखूं अगर मैं, सो दिस विल बी वेरिएंस ऑफ y प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y उसका होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हमें पता है उसका मैंने यूज किया, तो यहाँ पे 1 + 3 दैट 1 + 2 क्या, सॉरी
2 + 1 दैट इज 3। ओके, तो इसका मीन आ गया कि मेरे पास कोई भी xi की पावर 4 होगा, उसका मीन मेरे पास 3 होगा। अब समेशन में है i रनिंग फ्रॉम 1 to n, सो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी लाइक 3n इस पूरी टर्म के लिए। कौन सी टर्म के लिए? इस वाली टर्म के लिए। ठीक है, इसका मीन आ गया। अब बात करते हैं वेरिएंस की। भैया मीन तो हो गया, वेरिएंस के ऊपर आते हैं, क्योंकि वेरिएंस का थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो वेरिएंस के ऊपर आते हैं। हमारी टर्म कौन सी है? वाई स्क्वायर वाली, इसको नहीं बोलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि मेरे पास निकालना है वेरिएंस ऑफ y की पावर 2। ठीक है, इसका ही निकालना है मेरे को। सो मेरे को पता है कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y की पावर 4 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब ये चीज मैंने अभी अभी फाइंड आउट किया है, ये वाली चीज दैट इज 3। तो इसका यूज करेंगे तो ये वाली टर्म होगी मेरे पास 9। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, क्योंकि मेरे पास ये वाली टर्म बच गई अभी। ठीक है, इस वाली टर्म के ऊपर बात करनी है मेरे को। तो ये हमारे पास है कि एक्सपेक्टेशन निकालनी तुम्हें y की पावर 4 की, सच दैट y इज फॉलोइंग chi स्क्वायर विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब कुछ हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, कुछ चीजें याद करनी होती है। लाइक इसमें एक और तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, जहाँ पे हम यहाँ पे नॉर्मल का एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अगर हम उसकी nth मोमेंट को देखते हैं तो वो कुछ ये होती है, उसका कुछ फॉर्मूला होता है, रिकर्सिव रिलेशन से आता है। लेकिन मेरा टेंडेंसी क्या थी, जो हमारे माइंड में सबसे पहली चीज आती है हम उसको ही लेके चलेंगे। तो माइंड में आके चली थी chi स्क्वायर को, हम उसको लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी उसी का यूज करेंगे। तो अगर मेरे पास कोई x है, ठीक है, x अज्यूम कर लेते हैं, मतलब समझाने के लिए ये वाला पार्ट। ठीक है, इसका रिजल्ट यहाँ पे यूज होगा। अगर मेरे पास x फॉलो कर रहा होता है chi स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन दैट केस अगर I have to find like expectation of x raised to the power k, so this will be equal to 2 raised to the power k n divided by 2 into n divided by 2 plus 1 into so on n divided by 2 plus k minus 1। ठीक है, such that k belonging to natural number। ओके, तो ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, रिकर्सिव रिलेशन से आता है कि अगर हम किसी n डिग्री के chi स्क्वायर को देखते हैं और उसका kth मोमेंट देखना चाहते हैं, सो दैट विल बी कमिंग आउट टू बी लाइक 2 raised to the power k n divided by 2 n divided by 2 plus 1 and so on running towards n divided by 2 plus k minus 1। फिर ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, कहीं पे यूज हो सकता है, जैसे यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे। तो हमारे गिवन क्वेश्चन में अगर हम देखें तो y हमारे पास chi स्क्वायर 1 को फॉलो कर रहे हैं, हमें निकालना है y की पावर 4। ओके, सो यहाँ पे k तो हो गया हमारा 4, सो k इक्वल टू 4 और n की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, n इक्वल टू 1। ओके, सो दिस टर्म विल बी कमिंग आउट टू बी लाइक 2 raised to the power 4 डॉट 1 by 2 डॉट 1 by 2 plus 1 डॉट 1 by 2 plus 2 डॉट कहाँ तक जाएगा 1 by 2 plus 3। ठीक है, यहाँ तक ही जाएगा। इसको एक माइनस करेंगे तो 3 बन जाएगा। इसको मैं सोल्व करूंगा तो 2 डिनोमिनेटर में है तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 1 डॉट 3 डॉट 5 डॉट 7। ओके, दिस थिंग इक्वल टू 15 105। ठीक है, 105 आ गया हमारे पास। तो मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ y की पावर 4 निकाल लिया और मेरे पास ऑलरेडी एक टर्म थी, सो दिस विल बी गिविंग लाइक वेरिएंस ऑफ y की पावर 2, दिस विल बी इक्वल टू 105 माइनस 9 दैट इक्वल टू 96। ठीक है, अब यहाँ पे भी मेरे पास समेशन वाली टर्म थी, सो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी लाइक, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था उसके अंदर बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो वहां पे जो वेरिएंस आएगा फाइनली अपना वेरिएंस ऑफ समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n, और क्या था हमारे पास x i रेज टू द पावर 4, दिस इक्वल टू क्या आ गया 96n। ठीक है, इसका मेन था हमारे पास म्यू जो था इस वाली टर्म का ही, दैट वाज 3n। ठीक है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो इसमें अगर देखूं तो -3n। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, कहाँ पे लिखूं, इधर लिखते हैं इस कोने में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे है √6 √32n प्लस 3n। ठीक है, इसमें से माइनस करूंगा 3n मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो अंडर द रूट 96n, ये वाली कैंसिल होगी, √n से √n कैंसिल हो गया, इससे हम 32 दोनों। ठीक है, ये वाली टर्म भी आई गेस कैंसिल होगी √2 पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया कि प्रोबेबिलिटी दैट समेशन, ये z बन जाएगा ना फाइनली, तो z लेस देन इक्वल टू
√2, सो दैट इज पाई ऑफ √2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे, कहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये वाला भी सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसमें बस सोल्व करने के लिए तुम्हें एक ये वाली प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। अगर ये याद नहीं है तो तुम्हें इस वाली चीज को सोल्व करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट बेस्ड था कि अगर तुम रिजल्ट यूज करोगे तो ही जल्दी होगा। ये टाइम कंज्यूमिंग था। अगर मैं बोलना चाहूँ कि अगर रिजल्ट याद नहीं है तो तुम बहुत टाइम लगाओगे इसमें और टाइम वेस्ट होगा गजब। तो ये याद होना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीजें याद रखनी है कि जहाँ पे तुम जा रहे हो, लाइक अगर मैं नॉर्मल वाली ये वाली चीज जो मैंने अभी बोला कि अगर मेरे पास x नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा था, तो मेरी जनरल टेंडेंसी है स्क्वायर वाले टर्म देख के का स्क्वायर ही माइंड में आएगा। तो यू मस्ट गेट सम फाइनल रिजल्ट्स कि जहाँ पे इंटरलिंकिंग हो पाए। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल का भी यूज हो सकता है, उसका दूसरा तरीका है। उसके लिए मतलब यहाँ पे इसका वेरिएंस निकालेंगे तो x के पावर 4, तो हाँ मोमेंट्स वगैरह लग जाएंगे। ठीक है, इवन मोमेंट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो जाएंगे यहाँ पे, वो भी एक दूसरा तरीका है। उसके लिए रिकर्सिव रिलेशन है, वो भी तुम देख सकते हो, एफएमएस में गिवन है सारी चीजें। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 13, ये तो करवाने का है भी नहीं, चलो देख लेते हैं। इसमें मतलब कुछ है नहीं जितना मेरे को दिख रहा है, ये इसमें कुछ ही नहीं है फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, इसने बोला कि मेरे पास एक सीक्वेंस है इंडिपेंडेंट बर्नौली की, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 1/3, तो फेलियर के लिए होगी 2/3। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट 3 सक्सेस अकर बिफोर 4 फेलियर्स। ठीक है, इसने क्या बोला, हमें P दे दिया इक्वल टू 1/3, Q दे दिया 2/3। फिर इन्होंने क्या बोला कि जैसे मेरी 4th फेलियर होगी उससे पहले 3 बार सक्सेस होनी चाहिए। ठीक है, सो बेसिक सी बात है। इसने क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर। ठीक है, तो ये चीज सबने पढ़ रखी है यार, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको आता है। डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंपल सीधा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें क्या होता है, हमें क्या करना है, बेसिक सी बात है कि अगर इसमें बात करूं मैं कि इसको जनरल वे में लेके चलते हैं। सो दिस इज आस्किंग की प्रोबेबिलिटी ऑफ K सक्सेस बिफोर कितने R फेलियर। ठीक है, तो Rth फेलियर तो फिक्स हो गया। सो बेसिकली क्या करना है हमें, फेलियर एक भी हो सकता था 3 सक्सेस से के दरमियान। ठीक है, 0 फेलियर भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था। 4 के लिए तो इन्होंने बोला ही है। तो हम बात करते हैं, सो कहाँ पे जा रहा होगा ये, दिस विल बी लाइक समीशन J रनिंग फ्रॉम 0 टू R-1। ठीक है, R तक जाना था तो R तो फाइनल है ही, तो R-1 तक फ्लक्चुएट कर सकता है वो कि कितने फेलियर हो सकते हैं। और सक्सेस इसने बोल दिया फाइनली कि सक्सेस तो होनी चाहिए। तो सक्सेस वाली प्रोबेबिलिटी तो फिक्स हो गई यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिस इज P रेज़ टू द पावर 3, ये वाली फाइनल होगी। अगर मैं इसको K की फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो K हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जनरल फॉर्म में। उसके बाद मेरे को क्या करना है, फ्लक्चुएट करवाना है J को। सो दिस विल बी रनिंग फ्रॉम कहाँ से, K प्लस J माइनस 1 CJ। ओके, अब फेलियर J ही है यहाँ पे, सो Q रेज़ टू द पावर J, नेगेटिव बाइनोमियल। सिंपल, सीधा सीधा का सीधा फॉर्मूला है। इसको पुट करेंगे तो इन्होंने बोला 3 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर्स। तो इस फॉर्मूला में अगर मैं लेके आना चाहूंगा तो यहाँ पे हो गया, K की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई। ठीक है, P की वैल्यू हमारे पास 1/2 है ही, Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2 थी या 1/3 थी, 1/3 थी, 2/3 हो गया। ओके, और R की वैल्यू हमें गिवन है 4। तो बस इसके अंदर पुट ऑन करेंगे, तो जैसे पुट ऑन करेंगे तो ये वाला फैक्टर तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसको हम बाहर ले आएंगे। सो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी लाइक 1/3 रेज़ टू द पावर 3। उसके बाद क्या करेंगे, J को रन करेंगे, और R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू मेरे पास है 4 है, तो 3 तक जाएगा। J कहाँ से, 0 से लेके 3 तक जाएगा, तो C0 C1 C2 C3 और सबके बीच में प्लस लगेगा, प्लस। अब आगे बात कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक जा रहा था कि K प्लस J माइनस 1। तो J की वैल्यू सबसे पहले 0 है, तो K की वैल्यू 3 थी, तो 2C0। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3C0, यहाँ पे 4C0, सॉरी 3C1 4C2 और यहाँ पे 4C3 5C3 सॉरी। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज पुट कर देंगे। Q की वैल्यू अपने पास 2/3 है, उसकी पावर 0, 2/3 रेज़ टू द पावर 1, 2/3 रेज़ टू द पावर 2 और 2/3 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा, इसको आगे कर लेंगे सभी। ठीक है, तो इससे आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये।
बस थोड़ा लेंदी था, कैलकुलेशन था थोड़ा सा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो इनमें से आंसर होगा, बस इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे और उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला भी हमारे पास क्वेश्चन काफी इजी था। तो हमने आज की इस वीडियो में देखे क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, कुछ ना कुछ नया मिला होगा। ओके, थैंक यू।